आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ फिजिशियन मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। जी शुक्रिया। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे श्रोता हमसे अपनी जिज्ञासाओं के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बात कर पा रहे हैं। तो पहला फोन है। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम रामसुर सिंह सेमाउर पदमपुर जिला गाजीपुर से बोल रहे हैं सर। अच्छा, हमारे साथ आज डॉक्टर नीरज खन्ना हैं। आपको क्या पूछना है, पूछिए। जी प्रणाम प्रणाम। बैक्टीरिया से जो बताए हैं कि कौन कौन बीमारी हो सकती है, उसी के विषय में जरा बता दें। जी, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से इस बात पे हम आपकी ज्ञान का वर्धन करना चाहते हैं कि जो भी बैक्टीरिया वायरस आम तौर पे होते हैं उनसे हमारे शरीर में लड़ने की जो क्षमता पैदा होती है उसको हम लोग इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, है ना। तो जैसे आपका प्रश्न है कि बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, तो बैक्टीरिया से जो सामान्य रूप से जानकारी वाली बीमारियां होती हैं, जैसे टाइफाइड बुखार, है ना, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है। टाइफाइड बुखार जो होता है, ये जो हमारी खान पान की आदतें हैं, अगर हम उसमें बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, ठेले का खाना खाते हैं, बाजार में जो लोग स्वच्छ रूप से अपने खान पान को वितरण नहीं करते हैं, उनके हाथ का खाना खाते हैं, गंदी जगह पे बैठ के भोजन करते हैं, जहाँ भोजन करते हैं वो स्थल साफ सुथरा नहीं है, जिस जगहों पे खाना बनाया जा रहा है अगर वो साफ हाथों से नहीं बनाया जाता है, तो इस प्रकार से ये जो टाइफाइड की बीमारी होती है, स्वच्छता पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। और टाइफाइड बुखार से बचने के लिए मौसम से पहले भी उसके टीके आते हैं, वो लगवाया जा सकता है और जिससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर अपना हम रहन सहन साफ सफाई से रखेंगे तो टाइफाइड ही नहीं, अन्य बीमारियां भी आपको शरीर में परेशान नहीं करेंगी, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो। बहुत अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम अभी सोनकर बोल रहे हैं रामचंदीपुर से। हमको पूछना मतलब जीवाणु कैसे फैलते हैं और जीवाणु क्या है? जीवाणु जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है वो जो हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, बैक्टीरिया वायरस, उनके लिए हम खास तौर से जीवाणु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है वो ज्यादा इस दिखाई दे रहा है कि रोगाणु किसे कहते हैं ना। तो रोगाणु यानी जीवाणु की वो प्रजातियां जो शरीर में रोग उत्पन्न करती है ना। सारे जीवाणु रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, वो छोटे बैक्टीरिया वायरस फंगस जो आपके शरीर में रोग उत्पन्न करे उनको रोगाणु कहते हैं। और इनके फैलने के माध्यम बहुत होते हैं, हवा से फैल सकते हैं, भोजन से फैल सकते हैं, इसके अलावा पानी से फैल सकते हैं और हमारी साफ सफाई के अभाव में उससे फैल सकते हैं, गंदगी से, है ना, गंदगी से फैल सकते हैं। तो इनसे बचने के जो तरीके होते हैं उनमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम अपने व्यवहार को ठीक रखें, है ना, रहन सहन उचित करें। इसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल इम्यूनिटी, है ना, जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में सद्वृत्ति के नाम से जाना जाता है कि हम ऐसे बैठें, ऐसे नहाएं, पानी को गंदा ना करें, गंदे हाथ से खाना पीना ना खाएं। तो केवल टीकाकरण को या बाजार में बिकने वाली इम्यूनिटी की दवाइयों को ही रोग से लड़ने की मजबूती प्रदान करने का साधन ना समझा जाए। आपके रहन सहन से बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर नीरज खन्ना जी हैं। आपका परिचय दीजिए और प्रश्न पूछिए। हरिओम, बोले रोम रोम। डॉक्टर साहब का अभिनंदन है। जी शुक्रिया, प्रणाम। पहाड़िया वाराणसी अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल कुमार गुप्ता गौन बोल रहा हूँ। कई जिज्ञासाएं हैं सर। पहला तो ऐसा है कि देखिए कोरोना तो बहुत पुराना हो गया। जी जी जी। डेंगू और चिकन गुनिया, जी जी जी। तो ये वायरस जनित रोग है सर। और ये क्या जो हम लोगों को पहले सर्दी जुकाम होता था, जी जी जी, ये सर्दी जुकाम और वायरल जी, ये दोनों ही मिल के, क्योंकि पहले सर्दी जुकाम 3 दिन में जर्नल बिना दवाई के भी ठीक हो जाता था 10-15 साल पहले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बाकी आजकल ये चीजें जो है दूसरे तरह की रूप ले ली, वायरस ने शायद अपने आप को उस हिसाब से चेंज कर लिया। जी जी जी। इस बारे में आपका आध्यात्मिक रूप से जो आप वर्णन करते हैं वो बहुत अच्छा मुझे लगता है आपके प्रोग्राम में। तो जरा ये जवाब दीजिए, फिर दूसरा पूछूंगा। जी जी, देखिए ऐसा है कि आपका कहने का जो आशय है कि पहले 3 दिन में सर्दी जुकाम होता था, बुखार होता था, मौसम की बीमारियां, वो 3-4 दिन में स्वतः ठीक हो जाती थी। आजकल उसका स्वरूप जो है बिगड़ के निमोनिया या
गंभीर बीमारियों में, चेस्ट के इन्फेक्शन के रूप में परिणित हो जाता है। और आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है ना? ऐसा इसलिए हो जाता है कि जो रोग के रोगाणु हैं, वायरस हैं, वो तो अपने आप में म्यूटेशन करके मजबूत बना ले रहे हैं और इंसान अपने रहन सहन से अपने आप को कमजोर बना ले रहा है ना? ये देखिए, जो वन्य भाग में रहने वाले हमारे लोग हैं, उनके जीवन में श्रम और संघर्ष और सहन शक्ति ये ज्यादा रहती है, जिसके माध्यम से उनके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है। आजकल हमारा भरोसा ज्यादा जो है भोगवादी संस्कृति की वजह से हम खाने से, दवा से और उत्पादों से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये जो हमारे जीवन शैली में जो श्रमवादी जो सभ्यता थी, उसकी तुलना में जो भोगवादी सभ्यता आई है, इसकी वजह से हम ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और इसका प्रमाण ये है कि गांव में रहने वाले लोग, सूर्य के प्रकाश में रहने वाले लोग और संघर्ष से और श्रम से और सहन शक्ति को मजबूत करने वाले जो भी लोग हैं, वो अपेक्षाकृत कम बीमार पड़ते हैं। आप कोरोना के ही केस में देखिए, जो सबसे ए ग्रेड के शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो ए ग्रेड के देशों में रहने वाले लोग हैं, विकसित देशों में रहने वाले लोग हैं, उनको ये बीमारियां ज्यादा हुई। और स्वच्छता सेवक जो हमारे लोग हैं, संघर्ष करते हैं, श्रम करते हैं, सफाई करते हैं, और जो वन्य भाग में रहने वाले लोग हैं, उनमें ये बीमारी सबसे कम हुई। तो ये एक सीधा सा संदेश है कि हम अपनी जिंदगी में अपने आचरण को अच्छा रखें, जिसको सभ्य नागरिक कहते हैं ना। दूसरा ये है कि हम लगातार श्रम करते रहें। तीसरा ये है कि हम सूर्य के प्रकाश और प्रकृति के संपर्क को कमजोर न समझें। प्रकृति की गोद में ही हमारा, जैसे माँ की गोद होती है, वैसे प्रकृति की गोद को हम, प्रकृति को अपनी माँ की गोद की तरह माने, उसको चारों तरफ अच्छा रखें और उसका सानिध्य स्वयं में ही हमको खुश रखेगा और दूसरी बीमारियों से बचाएगा, यह आस्था रखें। ठीक सर, ऐसा है कि आजकल का जो जीवन शैली हो गई है आधुनिकता में, जी जी जी, जो इतना तेजी में लोग भाग दौड़ रहे हैं, जो आपने कहा वो तो ठीक है सर, बाकी आजकल की फास्ट लाइफ में जी जी, मुझे नहीं लगता कि जो आपने कहा, इतनी सागर गर्भित बातें आपने कही हैं, जी जी जी, इस पे लोग अमल करें। बाकी अब फास्ट लाइफ के बारे में, आधुनिकता के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमको यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा जीवन है किस लिए। अगर हमारा जीवन का उद्देश्य केवल सुख और शांति है, तो फिर फास्ट लाइफ और स्लो लाइफ ज्यादा मुद्दा नहीं है, है ना? और अगर हमारा जीवन का उद्देश्य केवल अशांति है और लोगों का देखा देखी होड़ है, तो इसको हम आजकल क्यों कहें? जो ऐसा करना चाहते हैं उनको करने दीजिए, और जिनका उद्देश्य जीवन में सुख शांति है, वो इस तरीके से रहन सहन कहें जैसे हम कर रहे हैं। होता क्या है कि हम अपना सच्चा रास्ता आजकल कह के एक शब्द का इस्तेमाल करके हम अपनी पटरी चेंज कर देते हैं। तो जरूरत है अच्छे वातावरण को बनाने के लिए, है ना? भले ही 100 में से 1 आदमी ऐसा करे, 1 से 5 को करे, 5 से 10 को करे, जोत से जोत जगाना होगा। हमको अपनी सभ्यता को पुनर्स्थापित करना होगा और ये स्पष्ट रूप से कहना होगा कि जो लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, अंत में वो अस्पतालों में पाए जाते हैं, अंत में उनका परिवार द्वार छूट जाता है, वो आत्महत्या जैसे कुकृत्य करते हैं और अंत में उनको नशा करना पड़ता है। तो जो हम फास्ट लाइफ की परिणति देख रहे हैं, वो हमको बोध होना चाहिए और हम अपनी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको इस बात से समय समय पे अवगत कराएं। घर में ऐसा वातावरण बनाएं कि हम अखबार की ये सब जो घटनाएं होती हैं उनसे आपस में चर्चा करें, तो एक माहौल अच्छा बनेगा और हमको संघर्ष करके एक अच्छा वातावरण जब हम बनाएंगे, अच्छी सभ्यता बनाएंगे, तो अच्छी सभ्यता स्वयं में एक बहुत बड़ी इम्यूनिटी है। जी जी जी, जो पुराने हम लोगों की सभ्यता थी जी, उसी पे आना होगा, उसको जागृत करना होगा, जागृत करना होगा, उसके लाभ प्रत्यक्ष रूप से बताने पड़ेंगे। और जो आज की सभ्यता में जो दुर्गति हो रही है, वो भी अपनी पीढ़ी से उसको भी अवगत कराते रहे। हाँ जी जी, आने वाली जो नस्लें हैं वो भी कम से कम उस पर कायम रहेंगे और हम लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी, वो अच्छी बात। देख लीजिए, कोरोना काल में काढ़ा हुआ, हल्दी दूध हुआ, जी जी, मतलब जो सब पहले दादी नानी जो देती थी हम लोगों को, अंत में उसी पे आना पड़ा। उसी पे आ रहे हैं। चलिए सर, जी, और जी, दूसरा सवाल ये है सर, जी 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 गुप्ता जी, कि आदमी का यूरिक एसिड, जी, यूरिक एसिड बढ़ने का कारण सर, ये एनीमिया के बारे में जरा विस्तृत। देखिए, यूरिक एसिड जो बढ़ने की प्रवृत्ति है, उसका एक बड़ा कारण होता है
कि कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं जिनको हम ARB कहते हैं। आजकल ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो औषधि से भी हो सकता है, पहला ध्यान इस बात का भी रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारे खाने में नॉन वेजिटेरियन जो डाइट होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो प्रोटीन रिच डाइट लेने से भी होता है, औषधियों से भी होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे रहन सहन में जोड़ों की व्यायाम नहीं होते हैं तो उससे हमारे संधियों में रक्त का संचारण कम होता है, जिसकी वजह से भी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। तो संक्षेपतः हम अपने जोड़ों को क्रियाशील रखें। नंबर 2, जो दवाइयां खाते हैं उनसे बीमारी यूरिक एसिड ना बढ़े इसका संज्ञान लेते रहें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि भोजन में अत्यधिक नॉन वेजिटेरियन डाइट पे थोड़ा रोक लगाएं और वेजिटेरियन फूड की तरफ जाएं। साग, सब्जी, सूप, सलाद, इस पे हम अपनी आस्था रखें। ये 3 से ऐसे बिंदु हैं जिनसे यूरिक एसिड में रुकावट किया जा सकता है। एनीमिया की जहां तक बात है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये रहता है कि हमारे खाने में बराबर रूप से आयरन से रिच जो फूड है वो होना चाहिए, जैसे चुकंदर होना चाहिए, पालक मेथी बथुआ होना चाहिए, और इसके अलावा फोलिक एसिड से रिच जो भोजन पदार्थ होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, सारे कलर की सब्जियां हमें खाना चाहिए। जितने रंग बाजार में बिक रहे सब कलर की सब्जी खानी चाहिए। इसके अलावा पेट में कीड़े ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त बवासीर या अन्य कोई बीमारियां या महिलाओं को माहवारी से संबंधित कोई बीमारियां ना हो इसका ख्याल रखना चाहिए। बच्चे जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको पूर्ण आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसका ख्याल रखना चाहिए। जो छोटे छोटे बात जो है इन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार पांडुरंग साहब, मैं बोल रहा हूँ मऊनाथ भंजन से, जी गुप्ता जो है। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर नीरज खन्ना जी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, कि वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जी 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 कौन कौन से कुछ उपाय वगैरह करने चाहिए? क्या कुछ दवाएं वगैरह हैं या कुछ योग वगैरह से करके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग किया जाए? और बैक्टीरिया से संबंधित भी कुछ था ना, तो जरा इससे प्रकाश डाले डॉक्टर साहब कि ये बैक्टीरिया वायरस क्या है और जी 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 देखिए, इम्यून सिस्टम का तात्पर्य होता है कि हमारे शरीर में एक कल्पना करके देखिए कि जैसे हम जब पानी में तैरते हैं तो चारों तरफ पानी रहता है ना, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा जीवन है ना उसके चारों तरफ बीमारी की कोई ना कोई कारण मौजूद रहते हैं, है ना। हम हवा में सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं ना, ये सारी चीजों में कोई किन्हीं अर्थों में बैक्टीरिया, वायरस या अन्य बीमारी के कारण मौजूद होते हैं। वो हमारे शरीर में जाएं फिर भी बीमारी ना हो, तो जो ऐसी व्यवस्था है शरीर में जो बीमारी के कीटाणुओं को शरीर में आने पर बीमारी ना उत्पन्न करने दे, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, है ना। और नंबर 2 बात यह है कि इसको कैसे मजबूत किया जाए, तो सबसे पहले मेरा आपसे ये मानना है कि जो हमारा रहन सहन है जिसको हम स्वस्थ वृत्त कहते हैं ना, जैसे प्रातःकालीन उठना, मालिश करके स्नान करना, है ना, और बहुत जल्दी खाने की आदत न रखना। जो चीजें कुछ लोग कहते हैं ये मालिश स्नान के पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? देखिए अच्छा प्रश्न है। मालिश दोनों समय किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन स्नान से पूर्व जो करने का कॉन्सेप्ट है वो जाड़े की ऋतु में है, शीत ऋतु में है ना। शीत ऋतु में हमारे जो त्वचा है ना उसमें खून का संवहन, वातावरण में ठंडक की वजह से खून की जो रक्तवाहिनियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। त्वचा की रक्तवाहिनियां सिकुड़ेंगी तो हमको ठंड ज्यादा लगेगी। नंबर 1, त्वचा भी ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, और सूखी त्वचा में बहुत सी बीमारियां, फंगस की बीमारियां, खुजली की बीमारी उत्पन्न होती है। तो कड़वा तेल, अजवाइन गर्म करके स्नान से पूर्व मालिश करने से एक तो शीत का प्रकोप नहीं होता है, वायु का प्रकोप नहीं होता है, और हमारी त्वचा मजबूत होती है। और त्वचा जो है वो बीमारियों का द्वार है। तो अगर त्वचा मजबूत रहेगी तो बहुत सी बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी, है ना। तो ये इस तरीके है। दूसरी बात, अगर किसी बीमारी की वजह से आपको मालिश की सलाह दी जाती है तो उसमें स्नान से पूर्व या स्नान के बाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बातें हैं कि मालिश हम किस उद्देश्य से करा रहे हैं, ठीक है। और उसमें तेल का भी विधान होता है कि किस तेल से हम किस ऋतु में, जैसे जिनको त्वचा की बीमारियां ज्यादा रहती हैं वो चमेली के तेल से मालिश करें। त्वचा को चिकना रखना है तो गरी के तेल से मालिश करें। शीत से और वायु के प्रकोप से बचना है तो कड़वा तेल से मालिश करें। तो इसका अपना एक विधान है। और दूसरी बात यह कि इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए प्रकृति और सूर्य के प्रकाश को महत्व दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अपना खाना पीना और सोने के समय को सुनिश्चित किया जाए।
जाए, अपनी शौच आदि की जो क्रिया है उसको मजबूत रखा जाए। तो एक जो दिनचर्या है वो स्वयं में एक बहुत बड़ी इम्यूनिटी है, इसको मान के चला जाए। खाने पीने में विशेष रूप से आजकल लोग क्या करते हैं कि अनाज का पोर्शन ज्यादा लेते हैं ना, जैसे हम रोटी, चावल, पिज्जा, डोसा, इडली, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो अनाज की मात्रा अपने शरीर में सीमित रखें और साग, सूप, सलाद, दाल, भाजी, इसको अपनी थाली में ज्यादा स्थान दें। सब्जी लेने जाए तो सारे वर्णों की सब्जी लेके आए, लाल, पीली, नीली, हरी, जितनी सब्जियां हैं सब लेके बढ़िया सा सब्जी बनाए। तो एक तरीके से फूड को रखें। भोजन में जो समावेश हो, हाँ, वो ऋतु के हिसाब से, 30-70 का हो, हाँ, ऋतु के अनुरूप भोजन हो और कम अनाज और ज्यादा दाल, साग, सूप, सलाद, सब्जी, इसको महत्ता दिया जाए और इसके अतिरिक्त ऋतु के अनुरूप भोजन किया जाए। ये एक तरीका है। आयुर्वेद की दृष्टि से जो गिलोय, तुलसी, मुलेठी, हल्दी, काली मिर्च, इनको जैसे आयुर्वेद के सिद्धांत हैं उस तरीके से लिया जाए, ना कि गूगल पे पढ़ के लिया जाए, है ना। उदाहरण के लिए हम लोग घर में जो केवल अदरक और तुलसी की चाय बनाते हैं वो अपने आप में प्रतिदिन लेने के लिए पर्याप्त है। अब रोज काली मिर्च डालेंगे तो एसिडिटी होगी, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। गिलोय काली मिर्च का प्रयोग भी सीमित अवस्था में करना है, ठीक है। और हल्दी में दूध का सेवन कैसे करना है, ये मात्रा का ध्यान रखें। जिन लोगों को पित्त की बीमारी है या किसी अन्य की बीमारी है वो सलाह लेके इसका प्रयोग करें। तो ये थोड़ी सी बातें हैं। इसके अलावा हमारा अपना ये मानना है कि अपनी नींद को ठीक रखें। देर रात तक जागने से आप सारी औषधि, भोज पदार्थ भी अच्छा रखेंगे, तब भी आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो गहरी निद्रा अपने आप में स्वयं एक इम्यूनिटी का साधन है। और दूसरा, बड़ों के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा, उनके प्रति आस्था भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसकी भी ध्यान रखें। और अगर बीमार हैं तो बीमारी के अनुकूल भोजन करना चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम घनश्याम कुमार रामचंदीपुर से बोल रहे हैं जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी जी, प्रणाम प्रणाम प्रभु घनश्याम जी, बताइए। ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब की जो विक्टोरिया वायरस है जी, ये फैलता है इतना तेजी से, इसका कारण क्या है सर? हाँ, इसका कारण बहुत अच्छी बात है। इनका जो फैलने का जो माध्यम है ना, वो वायु में अपना इनका रहने का जो ठिकाना है वो वायु होता है, चाहे जल होता है। तो वायु जो है हमेशा चलती रहती है, जल हमेशा चलायमान रहता है और व्यक्ति से व्यक्ति में भी फैलता है ना। जैसे एक व्यक्ति ने छींका और आप वहीं खड़े हुए हैं तो आपकी सांस की नलियों में वो गंदी हवा जाएगी तो आपको हो जाएगा, आप छींकेंगे तो उससे जाएगा। तो ये जो इनका संचार माध्यम है, जैसे आप देखिए ना कि आप अगर पैदल चलते हैं तो देर में पहुंचते हैं, लेकिन हवाई जहाज से चलते हैं तो तेजी से पहुंचते हैं। तो चूंकि इनके फैलने का माध्यम जो है वो वायु होता है, जल होता है, जो सभी जगह उपलब्ध होता है और व्यक्ति से व्यक्ति फैलता है, इसलिए ये तेजी से फैलते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं राम आश्रय गौतम बोल रहा हूँ, ग्राम ताजुद्दीनपुर, पोस्ट अमरेला, तहसील मरियाहू, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर नीरज खन्ना जी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। आप दोनों साहब को नमस्ते। जी जी, नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। बात पूछना चाहता हूँ कि मेरा एक लड़का है, अरे कम से कम जो है वो 25 वर्ष उम्र पार कर चुका है। जी जी जी, वो कोरोना का सुई लगवाया हुआ था, जो है दोनों डोज लग गई है। जी 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 जी। और कल जो है अकस्मात जो है वो गिर पड़ा, छटपटाने लगा, जैसे मिर्गी टाइप का आने लगी जो है जी। उसके लिए है आपके पास कोई उपाय और या दवा वगैरह, क्या लक्षण है, कैसे उसका उपाय होगा? तो पहले ये बताइए कि ये मिर्गी का जो उसको झटका आपको लग रहा है कल जो आया, तो वो पहली बार आया कि पहले भी कभी आया था? हाँ साहब, आया था तो जो 4-5 साल पहले आया था। हाँ, तो दवा उसको डॉक्टर ठीक हो जाएगा, ये दवा तो खाते कितने दिन दवाई खिलाई थी उसको? अरे साहब, जब तक उन्होंने चलाया, मतलब वो कम से कम साल भर से ज्यादा खाया। ऐसी औषधियाँ जो मिर्गी की दवाइयाँ होती हैं, इसको न्यूरोलॉजिकल बीमारियां कहते हैं और दिमाग के किसी हिस्से में ज्यादा तेजी से बिजली का करंट बनने लगता है, जो हमारे दिमाग में जिसका वोल्टेज कम होता है वो ज्यादा, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, वैसी ये बीमारी है। न्यूरोलॉजिकल बीमारी कहते हैं इसको, एपिलेप्सी की बीमारी कहते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको इलाज करने के लिए सक्षम होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि
आपने जब इसको बहुत दिनों तक मिर्गी के झटके नहीं आए होंगे तो साल भर तक जो दवा खिलाई, हमें लगता है कि कम से कम 3 साल तक दवा खिलाना चाहिए। एक तो दवा अधूरी खिलाई। नंबर 2, सर ऐसा है ना, डॉक्टर साहब ने ही बंद कर दिया। क्या बनारस में जो है BHU में कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो इसका इलाज कराते हैं? अच्छा, बहुत से डॉक्टर BHU में न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखाएं और इसको कोरोना की सुई से ना जोड़े, है ना। ये कभी भी उभड़ सकती है, तो सुई से उभड़ गया है ऐसा ना माने और पुनः उन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखा के अब की बार लंबी अवधि तक जैसा वो कहें, और बीच में जब झटके ना भी आए तब भी उनसे 3 महीने 6 महीने पे मिलते रहे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी सर प्रणाम, मैं राजाराम कालकाराम से वाराणसी से बोल रहा हूँ। बोले राजाराम जी, हमारे साथ डॉक्टर नीरज खन्ना जी हैं, क्या पूछना है पूछे। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब, हमारी माता जी को डायबिटीज हुआ है, लगभग 12-13 साल से मैं इंसुलिन उनको लगा रहा हूँ। जी 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 जी। उनको एक पैर में घाव हो गया है, वो घाव सूख नहीं रहा है। जी जी। और तमाम दवाई एंटीबायोटिक वगैरह सब कुछ चल रहा है। बहुत अच्छी देखिए बात है, जो डायबिटीज की पेशेंट हैं, इंसुलिन लग रहा है, घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो 4-5 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये इनका कि शुगर इनका खाने से पहले और खाने के बाद वाला दोनों ठीक होना चाहिए। उदाहरण के लिए खाने से पहले वाला शुगर 100 से कम होना चाहिए और खाना खाने के बाद वाला शुगर 140 से कम होना चाहिए। 1 नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात ये कि जो घाव में केवल महंगी महंगी एंटीबायोटिक दवाई देने से काम नहीं चलेगा। जैसे अगर जब हम घर में चूना पानी कराते हैं ना, तो जो चूने की पपड़ी होती है पुरानी वाली, उसको साफ करते हैं बालू कागज से, फिर उसके बाद पेंट करते हैं। तो वैसे ही डायबिटीज की वजह से जो डेड टिश्यू होते हैं, जो मृत कोशिकाएं होती हैं, वो बहुत वहाँ कड़ी हो जाती है ना, खून का संचार कम होने से। तो उसको सर्जन डॉक्टर की उपस्थिति में उनके चैम्बर में ऊपर के घाव की कायदे से ड्रेसिंग होनी चाहिए। वहाँ पे खून का दौड़ा सशक्त नहीं होगा तो घाव एंटीबायोटिक से नहीं सूखेगा। एंटीबायोटिक से केवल बैक्टीरिया या जो रोग के कीटाणु होते हैं वो मरते हैं, लेकिन घाव सूखने के लिए वहाँ खून का दौरा अच्छा होना चाहिए, घाव क्लीन होना चाहिए और शुगर अच्छे से कंट्रोल होना चाहिए, ठीक से पोषण होना चाहिए, पैर लटका के ना रहा जाए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए, पोषण अच्छा होना चाहिए। तो कुल मिला के सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, है ना। जी सर प्रणाम। बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम दुर्गा प्रसाद बोल रहे हैं हुकुलगंज से। डॉक्टर नीरज खन्ना जी हमारे साथ हैं, क्या पूछना है पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी जी नमस्कार दुर्गा प्रसाद जी, बताइए। हमको शुगर है डॉक्टर साहब जी। तो हमारे पैर में जो है गद्दी की तरह लगता है, ऊपर की चमड़ी में टपक होती है और पेशाब में झाग बनता है। जी जी दवा बताइए। देखिए, बीमारी जो होती है ना, वो उसके जितने भी कारण होते हैं उनको पहले हमको जानना चाहिए और उनको ठीक करना चाहिए, है ना। जैसे हम किसी खेत में जब बीज डालते हैं तो उसके साथ साथ हमको सूरज की रोशनी, हवा, पानी, खाद सबकी जरूरत पड़ती है। वैसे बीमारी के ठीक होने में डॉक्टर की सलाह, दवा, बीमारी को जड़ से ठीक करने के कारण सभी मौजूद होनी चाहिए। जो आपकी परेशानी है इसको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, अर्थात डायबिटीज की वजह से जो पैर की रक्त वाहिनियां हैं उनमें सकरापन आ गया है, तो इससे वहाँ की जो नसें हैं उनको पोषण ठीक से नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से उसमें गद्दी जैसा होना, झुंझुनी, दर्द, चुभन, कटन, गलन, गुदगुदी जैसा महसूस होना, ये सारी बातें हैं। तो आपको डायबिटीज की दवा वाला पहलू अच्छा रखना पड़ेगा, शुगर बराबर अच्छे से कंट्रोल रखना पड़ेगा, कुछ व्यायाम की बातें सिखाई जाएंगी उनको करना पड़ेगा और चिकित्सक की परामर्श में हमेशा रहना पड़ेगा। दवाई का नाम जान लेना या केवल दवा से रोग अगर ठीक हो जाता तब तो कोई बात ही नहीं होती, है ना। जैसे काम का नाम लेने से काम नहीं होता है, काम करना पड़ता है, वैसे केवल दवा की जानकारी नहीं रखनी है। जितने भी पहलू बीमारी को उत्पन्न करते हैं उन सब को ठीक करना होगा। शुगर की दवाई अच्छे से करना होगा, भोजन ठीक से करना होगा, रहन सहन अच्छा करना होगा, व्यायाम, तनाव सबको दूर करना होगा। तो हर चीज को सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, है। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, बहुत अच्छी बातें हुई और बहुत सारी शंकाओं का समाधान हुआ, जिज्ञासाएं हमारे श्रोताओं की शांत हुई। हम चलने से पहले आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि ये जो ऋतु है, इस ऋतु में श्रोता स्वस्थ रहें,
उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, ताकि किसी बीमारी के संक्रमण से वो पीड़ित न हो? क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। बसंत ऋतु है, मध्य ऋतु इसे बोलते हैं जी। न इसमें ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन कहा गया है कि वैद्या नाम शारदी माता पिता चा कुसुमाकरा, ये जो मध्यम ऋतु होती है इसमें मौसमी बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इनसे बचने के लिए इम्यूनिटी ही बात को दिमाग में न रखा जाए केवल, वो तो बीमारी से बचने का एक अंग है। हम अपना, मैं बार बार इससे कहता हूँ कि सवेरे की जो बढ़िया धूप होती है, खिली धूप सुहावनी, वहाँ धूप में बैठें, मालिश करें, ऋतु के हिसाब से अपने भोजन को अच्छा रखें, फास्ट फूड और मैदे से बनी हुई सामान ज्यादा न सेवन करें, ठीक से पानी पिएं, साग दाल सूप सलाद सब्जी का ज्यादा अपने भोजन में ख्याल रखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक सभ्य नागरिक की तरह जीवन जिए, है ना। देर रात तक हम न जागें, देर रात तक सोशल मीडिया, टेलीफोन, स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करें, गहरी नींद लें, माता पिता और ईश्वर पे आस्था रखें और जो मिलता है उसी में संतोष करें। ये सारी बातें हमारे लिए, यानी कि हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो रहन सहन की पद्धति है, और कुछ जो बातें हमारे घर में प्रचलित हैं, हल्दी वाला दूध पीना, अदरक तुलसी का काढ़ा पीना, इसको अपने जीवन में शामिल करें। कुल मिला के जब हम सबको अच्छा रखेंगे तभी हम सभ्य, संतुष्ट और नेक नागरिक भी बनेंगे और तभी एक स्वस्थ नागरिक भी बनेंगे। वाह, बहुत अच्छी और नेक सलाह हमारे श्रोताओं को मिली है। जरूर वो इस पर अमल करेंगे, पालन करेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। डॉक्टर साहब, श्रोताओं को आनंदित करने का एक और मौका इस कार्यक्रम में हमारे पास होता है, वो आपकी पसंद के गाने का। आप कौन सा गाना सुनवा रहे हैं? देखिए, जैसे आपने ऋतु की बात कही, तो वसंत ऋतु जो है वो प्रेम, प्यार, दोस्ती की भी ऋतु होती है ना। तो हृदय में एक छोटा सा नगमा गूंज रहा है कि एक मंजिल लाही दो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो, एक मंजिल लाही दो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो, साथ मिले जब दिल दो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। वाह, क्या बात है। तो श्रोताओं, आरोग्यम कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे वरिष्ठ फिजिशियन, मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना। डॉक्टर साहब को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। शुक्रिया। एक मंजिल राही दो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो, साथ मिले जब दिल को, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। हम भी वही है, दिल भी वही है, धड़कन मगर नहीं है। देखो तुमीत आँखों में प्रीत, क्या रंग भर गई है, क्या रंग भर गई है। एक मंजिल राही दो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो, साथ मिले जब दिल को, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो।